Hello everyone, so Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So first of all, I would like to apologize for this vast gap, जो कि इतना लंबा gap हो चुका है, where I didn't able to upload the videos regularly due to some unwanted circumstances. तो उसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई थी वीडियोस रेगुलरली एंड सॉरी फॉर दैट gap. But definitely onwards today only, I'll be uploading the videos on regular basis. And second, sorry for all those people जिन्होंने comment section के through बहुत सारी queries की, but I didn't able to reply them back. But यहाँ पे मैं उनको रिश्योर करना चाहती हूँ that definitely आपके जो भी related concerns हैं, आपके जो भी related concerns videos हैं, वो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी स्पेसिफिकली विच वुड बी रेलेवेंट टू योर आंसर राइटिंग फॉर्मेट. ठीक है, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियोस को. आप कनेक्टेड रहिए विद गार्गी क्लासेस सो दैट यू वुड गेट ईच बिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम. So let's begin with the writer डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जो कि आपके यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है. डीएच लॉरेंस का एक नॉवल दैट इज सन्स एंड लवर्स. तो बिफोर मूविंग विद द particular novel, we would have to know all about the writer too. उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमें कोई भी ऑथर के बिहाइंड सीन्स नहीं पता होते तब तक हम उस बुक का जो अल्टीमेट, हाँ हम बोल सकते कंक्लूजन नहीं निकाल सके दैट व्हाट इज़ देयर बिहाइंड दी स्टोरीज बिहाइंड दीज थिंग्स ऑफ द नॉवल. तो सबसे पहले हम डीएच लॉरेंस के बारे में जानेंगे. What kind of person he was and what kind of circumstances surrounded him regularly, जिसकी वजह से उन्होंने ये नावल लिखा था, दैट इज सन्स एंड लवर्स. सन्स एंड लवर्स में बता दूँ आपको, एक क्वाजी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, मतलब पार्शियल बायोग्राफिकल नावल है. So let's begin with the writer and the author and the novelist, D.H. Lawrence, that is David Herbert Lawrence. सबसे पहले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो है, उनका जन्म हुआ था ऑन 11 सितंबर 1885 एंड ही डाइड ऑन 2 मार्च 1930. ठीक है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो ना, 1885 टू 1930, तो ये जो गैप आप देख सकते हैं, इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक डिज़ास्टर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसहैपनिंग्स भी हुई थी. और उन सारी चीज़ों का असर स्पेसिफिक कुछ राइटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे टूवर्ड्स देयर प्लेसेस, टूवर्ड्स देयर पीपल. तो उनके मन पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिज़ास्टरस मिस हैपनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. तो ये जो गैप था जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को उन्होंने फेस किया, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट रहे उनके दिमाग पे, और वो इम्पैक्ट उनकी राइटिंग में भी नज़र आता है. वो हम देखेंगे जब हम उनके पर्टिकुलर जो राइटिंग्स हैं उनको स्टडी करेंगे. सो डी.एच. लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड अ पोइट टू. उनके जो कलेक्टेड वर्क्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एन एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन अपॉन द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी का जो ह्यूमन बींग्स थे उनके ऊपर क्या असर हुआ, किस तरीके से वो डीह्यूमनाइज, उनका जो ग्रेड था, द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो किस तरीके से डिग्रेड होते गए, वो इफ़ेक्ट्स उनके वर्क्स में आपको दिखेगा. ठीक है, एंड लॉरेंसेस राइटिंग एक्सप्लोर इश्यूज सच एज सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट. तो ये सारी चीज़ें आपको डी.एच. लॉरेंस के वर्क्स में मिलेगी. स्पेसिफिकली द बॉडीली प्लेजर्स, द सेक्सुअल लाइफ, वो आपको बहुत ज़्यादा उस पर डी.एच. लॉरेंस ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है. दैट यू वुड सी टू द पर्टिकुलर वर्क. एंड हिज वर्क्स इंक्लूड सन्स एंड लवर्स. उनके वर्क्स में जो मेजर वर्क्स थे वो कौन कौन से थे? सन्स एंड लवर्स, रेनबो, Women in Love and Lady Chatterley's Lover.
तो ये चारों वर्क्स जो थे उनके वेल रिनाउंड नॉवेल्स में से है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, अभी भी लोग इनको उतना ही पसंद करते हैं टू रीड। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर लॉट, इनके अलावा भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं नो डाउट। जब हम बात करें डी.एच. लॉरेंस की अर्ली लाइफ की, तो हम देखते हैं कि लॉरेंस जो है, डी.एच. लॉरेंस जो है, वो फोर्थ चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ मिडलैंड्स कोल माइनर। उनके जो फादर थे वो एक कोल माइनर थे, और जो नॉर्थ मिडलैंड जो एरिया है इन इंग्लैंड, वहाँ पे वो रहते थे। एंड एक चीज़ और है कि डी.एच. लॉरेंस जो है, उनके जो फादर है, एट द वेरी अर्ली एज ही स्टार्टेड अर्निंग टू। उन्होंने बहुत कम एज में कमाना शुरू कर दिया था। ही वॉज अ कॉल माइनर, और उनके फादर ड्रंकार्ड थे, एंड ही वॉज नॉट लिटरेट एट ऑल, वर्चुअली इलिटरेट थे। बट ऑन ऑपोजिट ऑफ हिज फादर, डी.एच. लॉरेंस के फादर के जस्ट ऑपोजिट उनकी मदर थी, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, एजुकेटेड भी थी, शी वॉज रिफाइंड एंड पायस। तो दो ऑपोजिट पोल्स थे। उनके जो पेरेंट्स थे, डी.एच. लॉरेंस के जो पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर, दे वर जस्ट ऑपोजिट पोल्स। एक लिटरेट कंप्लीटली वर्चुअली, एंड वन इज लिटरेट, एजुकेटेड एंड रिफाइंड एंड पायस, एंड इन ऑपोजिट ऑफ हर उनके फादर थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब दो ऑपोजिट फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं, दो ऑपोजिट फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं, तो किस तरीके का माहौल क्रिएट होता है। तो सेम थिंग से डी.एच. लॉरेंस बचपन में गुजरे थे, और शायद इसी वजह से डी.एच. लॉरेंस की जो मदर थी, उनका अट्रैक्शन डी.एच. लॉरेंस कह सकते हैं, या उनके जो सन्स थे उनकी तरफ ज़्यादा था, इंस्टेड ऑफ हर ओन हस्बैंड, ठीक है, क्योंकि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर थी उन दोनों के हस्बैंड वाइफ की, ऑफ द पेरेंट्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, एंड शी वॉज सीरियसली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ सन्स। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को, कॉम्प्लेक्स नॉट ए कॉम्प्लेक्सिटी, इस अटैचमेंट को हम बोल सकते हैं, इस इन्फैचुएशन ऑफ मदर एंड सन, इस इन्फैचुएशन को इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है, जिसमें एक मदर अपनी सन, जो मदर होती है वो अपने सन से, या सन जो होता है अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। So, after getting a high school scholarship, he left at 16 to earn a living as a clerk in a factory. 16 की एज में डी.एच. लॉरेंस ने हाई स्कूल पास किया, फिर एज अ क्लर्क वो एक फैक्ट्री में काम करने लगे। कुछ टाइम बाद में क्या होता है, आप अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं डी.एच. लॉरेंस की लाइफ में, कि शुरुआत में उनके पेरेंट्स के बीच में जो भी क्योज होता था वो उनको फेस करना पड़ता था, और उन सारे क्योस का उनके टेंडर माइंड और हार्ट पे क्या असर हुआ, वो सारे उनके वर्क्स में दिखता है, ठीक है। एंड सून ही हैड टू गिव अप वर्क आफ्टर अ फर्स्ट अटैक ऑफ निमोनिया, प्लस फिजिकली ही वॉज नॉट फिट, फिजिकली भी वो उन्होंने सफ़र किया था। तो निमोनिया अटैक की वजह से उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। एंड कुछ टाइम बाद में ही स्टार्टेड एंगेजिंग विद जेसी चैम्बर। जेसी चैम्बर जो कि उनकी एक क्लोज फ्रेंड थी। जेसी चैम्बर ने ही डी.एच. लॉरेंस को इंसिस्ट किया था कि आप राइटिंग पे फोकस करें, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग जब जेसी चैम्बर ने उनको प्रमोट किया, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी लाइफ आगे मूव हो रही है। एंड उनकी जो फर्स्ट स्टोरी है दैट वाज पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर इन 1907। 1907 में डी.एच. लॉरेंस की पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी इन अ लोकल न्यूज़पेपर। And he studied at University College Nottingham from 1906 to 1908, and he got the certificate of teacher too. उन्होंने टीचिंग जॉब भी शुरू कर दी थी, और बाद में ही वेंट ऑन राइटिंग पोइम्स एंड स्टोरीज, और उनका जो फर्स्ट नावल था वो था द वाइट पिकॉक। तो इस तरीके से उनकी जो जर्नी है फ्रॉम अ क्लर्क टू अ टीचर टू अ राइटर फाइनली, तो वो जर्नी उनकी अप्स एंड डाउन्स में चल रही है अभी, और उनके वर्क्स में उनके लाइफ के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हम बोल सकते हैं, या फिर अप्स एंड डाउन्स जो भी उनके लाइफ में वेव्स चल रही थी, वो सारी उनके वर्क्स में आपको देखने मिलेगी।
बाद में अगर हम बात करें तो ईस्टवुड साइड में वो चले गए थे और उनके वर्क्स में क्या क्या थीम्स हुआ करती है वो हम डिस्कस करेंगे। उनके स्पेसिफिक जो थीम्स थी उनके वर्क्स की वो क्या थी। ईस्टवुड सेटिंग में रखते थे वो अपने नावल को, ठीक है। एंड कंट्रास्ट होता था उनके नावल में बिटवीन माइनिंग टाउन एंड अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड। मतलब एक तरफ तो बिल्कुल माइंस दिखाते थे वो, बिल्कुल अनसोफिस्टिकेटेड इलिटरेट लोग, उनके घर के क्योस या उनका मिस मैनेजमेंट आप जो भी बोल सकते हो, और दूसरी तरफ बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड एंड अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड सिटी, ठीक है। तो टाउन और सिटी के बीच में, टाउन और कंट्री के बीच का जो कंट्रास्ट है उनके वर्क्स में आपको देखने मिलेगा। एंड द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द माइनर्स, उन्होंने जो माइनर्स की जो लाइफ और कल्चर्स होती है, कोल माइनर्स की जो लाइफ एंड कल्चर होते हैं उनको भी डिपिक्ट किया है अपने वर्क्स में। एंड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड इफेक्ट ऑन हिज टॉर्चर्ड रिलेशनशिप विद जेसी। अब उनके पेरेंट्स के बीच के क्योस की वजह से या उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन होने की वजह से, यहाँ पोजेसिव होने की वजह से, उनकी मदर की पोजेसिवनेस की वजह से जो उन्हें प्रॉब्लम्स आई विद द रिलेशनशिप विद जेसी, नॉट विद जेसी अलोन, बाद में भी जो भी गर्ल्स उनकी लाइफ में आई उनके साथ उनका प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप ही चला, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्योटिक रिलेशनशिप ऑफ हिज पेरेंट्स। एंड ये सारी चीज़ें आपको एज अ थीम आपको लॉरेंस के स्टोरीज और नॉवेल्स में मिलेगी, और स्पेसिफिकली सन्स एंड लवर्स में तो डेफिनेटली। So he kept on returning to Eastwood in imagination long after he had left it in fact. Eastwood जो साइड था लंदन का और इंग्लैंड का, जो ईस्टवुड साइड था वो उन्होंने थोड़ा टाइम बाद में छोड़ दिया था, बट उन्होंने अपने वर्क्स में उस जो सेटिंग थी, जो प्लेस था, वो उनके दिलो दिमाग में बैठ गया था। तो अपनी राइटिंग्स में वो उस प्लेस को डिस्क्राइब करे बिना नहीं रहते थे। अब जो जेसी चैम्बर है, जेसी चैम्बर ने हमेशा उनको प्रमोट किया। एंड उनकी पहली जो पोइम्स थी, कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, वो उन्होंने एक एडिटर को सेंड करी, एक पब्लिशर को सेंड करी जिसका नाम फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड था। तो वहाँ पे सेंड करी। इंग्लिश रिव्यू के एडिटर वेल रिनाउंड एडिशंस में से एक है, एडिटर्स में से एक फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड, जहाँ पे डी.एच. लॉरेंस की जो कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज़ है वो जेसी चैम्बर ने भेजी। और जेसी चैम्बर की जो एफर्ट था वो सक्सेसफुल रहा, उनकी पोइम्स पब्लिश हुई, ठीक है। इंग्लिश रिव्यू में उनकी पोइम्स पब्लिश हुई, और उसी ड्यूरेशन में बहुत सारे जो वेल रिनाउंड राइटर्स थे उनसे भी उनकी मुलाकात होने लगी, डी.एच. लॉरेंस की। तो राइटिंग जो वर्ल्ड था, लिटरेरी जो वर्ल्ड था, उनसे उनका कनेक्शन अब शुरू हो चुका था। जब हम बात कर रहे हुफर की, हुफर बेसिकली फोर्ड मेडॉक्स हुफर, ही वॉज द एडिटर ऑफ इंग्लिश रिव्यू। तो हुफर ने रिकमेंड किया द वाइट पिकॉक, जो उन्होंने नावल लिखा था, उसे पब्लिश करने के लिए, ठीक है। एंड हुफर रिकमेंडेड वाइट पिकॉक टू पब्लिशर विलियम हाइनमैन, who published it in 1911. So, just after the death of Lawrence's mother, his break with Jessie, and his engagement to Louis Burroughs. अब later on, Lawrence की mother की death हो जाती है, and he broke up with Jessie Chambers too, and he started to engaging with Louis Burroughs, जिसके साथ भी उनका जो relationship था वो इतना ज़्यादा strong नहीं रहा था। लेटर ऑन उनका जो सेकेंड नावल था, दैट इज़ ट्रेसपासर, जो कि पब्लिश हुआ था 1912 में। एंड दिस पर्टिकुलर नावल गेन्ड इंटरेस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल एडिटर एडवर्ड गैरनेट, हु सिक्योर्ड द थर्ड नावल सन्स एंड लवर्स फॉर हिज ओन फर्म डेप्थ। तो ट्रेसपासर के बाद जो एडिटर थे, इन्फ्लुएंशियल एडिटर एडवर्ड गार्नेट का अटेंशन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और उन्होंने सन्स एंड लवर्स जो नावल था वो अपनी फर्म के लिए बुक कर लिया कि ये पर्टिकुलर नावल है वो मेरी फर्म से पब्लिश होगा। 1911 टिल 1912 उस ड्यूरेशन में डी.एच. लॉरेंस को दूसरा अटैक हुआ, निमोनिया, जिसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली एक ट्रॉमा में रहे थे। एंड एट दैट टाइम ही ब्रोक हिज एंगेजमेंट टू लुइस एंड डिसाइडेड टू गिव अप टीचिंग एंड लिव बाय राइटिंग। और यहाँ पे उन्होंने टीचिंग लाइफ को कम्प्लीटली छोड़ दिया और अपना कम्प्लीटली जो लाइफ है वो डिपेंड कर दिया अपॉन राइटिंग। लेटर ऑन ही फैल इन लव एंड इन लव विद फ्राइडा वीकली। फ्राइडा वीकली जो कि एक
जर्मन वाइफ ऑफ अ प्रोफेसर एट नॉटिंगम। ठीक है, जर्मन प्रोफेसर की वाइफ थी ये फ्राइडा वीकली, जर्मनी की थी। ठीक है, ही फैल इन लव विद हर, और उन्होंने इलॉप किया, वो वहाँ से चले गए। ही गॉट मैरी दे गॉट मैरी इन 1914, एंड जब फ्लोरिडा का डाइवोर्स हो गया विद हर हस्बैंड। ठीक है, लेटर ऑन जब हम जानते हैं कि दोनों जब कपल थे, फ्राइडा वीकली एंड डी.एच. लॉरेंस, दोनों कपल जर्मनी चले जाते हैं, उसके बाद वो इटली जाते हैं और वहीं पे सन्स एंड लवर्स कंप्लीट होता है। तो सन्स एंड लवर्स में आपको ये जो मोमेंट है, ये जो जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, वो सारी एज इट इज़, नॉट एज इट इज़ इन अ क्वाजी फॉर्म, पार्शल फॉर्म में आपको दिखेगी। सो अल्टीमेटली वॉट यू वुड कम टू नो कि फाइनली डी.एच. लॉरेंस ने एक ऐसी स्पाउस चूज़ की हु वॉज ऑलरेडी मैरिड, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, हु वॉज एल्डर देन हिम, एंड हु वॉज ऑलरेडी मैरिड इन फैक्ट, और उसके डाइवोर्स के बाद में ही गॉट मैरिड टू हर। तो इस तरीके से ये लाइफ जर्नी चल रही है ऑफ डी.एच. लॉरेंस. Sons and Lovers carries this process to the point of quasi-autobiography, which I already mentioned. So the book depicts Eastwood and the Hag's farm. इस पर्टिकुलर बुक सन्स एंड लवर्स में आपको जो सेटिंग मिलेगी, जो प्लेसेस के बारे में जानने मिलेगा, वो है ईस्टवुड एंड हैग्स फार्म, द ट्वाइन पॉल्स ऑफ लॉरेंसेस अर्ली लाइफ एंड द विविड रियलिज्म. So the whole narrative can be seen as Lawrence's psychoanalytic study of his own case, a young man's struggle to gain detachment from his mother. तो आपको सन्स एंड लवर्स में एक साइको एनालिटिकल स्टडी जो डी.एच. लॉरेंस ने खुद ने एक्सपीरियंस की थी, उनकी खुद की साइकोलॉजिकल जो भी फैक्ट्स थे आपको इस नॉवल में देखने मिलेंगे. एंड उन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है कि किस तरीके से एक यंग मैन है जो कि खुद डी.एच. लॉरेंस है, किस तरीके से उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा था टू डिटैच विद हिज ऑन मदर, और उनके बाद में जो भी उनके रिलेशनशिप्स रहे, उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आई, वो भी आपको सन्स एंड लवर्स में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होगी. अब वर्ल्ड वॉर वन की बात आती है, तो लॉरेंस और उनकी वाइफ जो है, दे वर ट्रैप्ड इन इंग्लैंड एंड लिविंग इन अ पॉवर्टी. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो अभी की डी.एच. लॉरेंस की जो वाइफ है फ्राइडा वीकली, शी वॉज फ्रॉम जर्मनी, वो जर्मनी की थी. ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ऑपोजिट टीम्स में थे, दोनों ऑपोजिशंस थे एक दूसरे के. सो यहाँ पर डी.एच. लॉरेंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी कि उनकी जो वाइफ है वो जर्मनी से है, इसलिए वजह से लोग उन्हें सस्पेक्ट करते थे, उन्हें अलाउड नहीं करते थे टू लिव नियर बाय द एरिया, और इनफैक्ट उन पर बहुत सारे क्लेम्स भी लगे थे उस ड्यूरेशन में. सो इन द मेन टाइम द लॉरेंस लिविंग इन अ कॉटेज इन रिमोट कॉर्नवॉल, तो उन्हें बहुत एक आइसोलेटेड प्लेस में छुप के रहना पड़ा था. And they both had to endure growing suspicion and hostility from their rural neighbors on account of Lawrence's pacifism and फ्राइडाज जर्मन ऑरिजिन. तो फ्राइडा के जर्मन ऑरिजिन की वजह से और लॉरेंस की पैसिफिज्म की वजह से लोग उन्हें सस्पेक्ट करते थे, उनको हॉस्टाइल किया जाता था, बहुत बार उन्हें ह्यूमिलिएट भी किया गया था, और उन्हें उन्हीं के प्लेस से वहाँ से निकाल दिया गया था, तो उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा था, दूर रहना पड़ा था. एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री इन 1917 ऑन सस्पिशंस ऑफ सेंगलिंग टू जर्मन सबमरीन्स एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द वॉर इन लंदन एंड डर्बिशायर. और उन पे ये भी सस्पेंस किया गया था कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी इंग्लैंड की जो चीज़ें हैं वो लीक आउट कर रहे हैं टू जर्मन सबमरीन्स जो है उनको. तो इस वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था उन्हें. उसके बाद में क्या हुआ था, सो इट वाज आल्सो पीरियड ऑफ पर्सनल क्राइसिस, पर्सनल और प्रोफेशनल. पर्सनल क्राइसिस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि आपने देखा फ्राइडा वीकली हु वाज ऑलवेज रेडी टू वेलकम द न्यू लवर्स. ठीक है, तो पर्सनली दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट कूल, और दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर. तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, और प्लस जो क्राइसिस चल रहे थे वो चल ही रहे थे उनकी लाइफ में. सो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे रिजॉल्व अ फ्यू ईयर्स लेटर इनटू हिज वर्क.
The search for fulfilling sexual love and for a form of marriage that will satisfy modern consciousness is the goal of Lawrence's early novels and yet becomes increasingly problematic. तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी यंग वंस थे, दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिस्फाई दैमसेल्व्स सेक्शुअली। वो चीज़ आपको उनके नॉवेल्स में देखने को मिलेगी। और उनके नॉवेल्स का मेन टारगेट बेसिकली यही होता है, टू एक्सप्लोर द थिंग्स, टू एक्सप्लोर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टू एक्सप्लोर द सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ द कपल्स। तो ये सारी चीज़ों को वो तवज्जो देते थे। सो नन ऑफ हिज नॉवेल्स ends happily, they conclude in an open question। और उनके जितने भी नॉवेल्स हैं वो एक ओपन एंडेड तरीके से ही कंक्लूड होते थे, एग्जैक्टली कंक्लूजन नहीं निकाल पाते थे उनका। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लॉरेंस और उनकी जो वाइफ है वो इटली चले गए फाइनली, और फिर दोबारा वो इंग्लैंड नहीं आए हैं, आते भी कैसे। सो 1917 में लॉरेंस हैड बीन वर्किंग ऑन स्टडीज़ इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिका भी गए और क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर पे उन्होंने स्टडी भी शुरू की, विच ग्रू आउट ऑफ हिज सेंस दैट द अमेरिकन वेस्ट वॉज एन अनकरप्टेड नेचुरल होम। और फाइनली उन्हें लगा कि हाँ, जो अमेरिकन जो प्लेस है, अमेरिकन वेस्ट जो प्लेस है, वहाँ वो अनकरप्टेड और नेचुरल होम है उनके लिए। और फिर थोड़े टाइम बाद में वो इटली वापस भी आ जाते हैं 1925 में। अब फाइनली द डाइंग लॉरेंस मूव टू द साउथ ऑफ फ्रांस, वेयर इन 1929 ही रॉट अपोकैलिप्सी। अपोकैलिप्सी जो कि पब्लिश हुई थी 1931 में। ये एक कॉमेंट्री है ऑन द बिब्लिकल बुक ऑफ रिविलेशन, दैट इज हिज फाइनल रिलीजियस statement, and finally he died and buried in Venice. So this is the life journey, the whole life journey of David Herbert Lawrence। किस तरीके से ऊपर नीचे उनकी लाइफ चलती रही, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आए, इंटरनल आउटर, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें देखने को मिले, कितने सारे क्योस को फेस करना पड़ा, पेरेंटल क्योस को भी, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके भी वो कभी खुश नहीं थे। तो दीज वर द थिंग्स जो कि उनके नॉवल सन्स एंड लवर्स में अपन फिर से इनकाउंटर करेंगे। सो यहाँ पे कोटेशन है ऑफ डी.एच. लॉरेंस का, जो कि मैंने चूज़ किया है, दैट इज़ लव इज़ द हैसिंग ग्रेविटेशन ऑफ स्पिरिट टुवर्ड्स स्पिरिट एंड बॉडी टुवर्ड्स बॉडी इन द जॉय ऑफ क्रिएशन। ठीक है, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।